आज हम जो देखने वाले हैं या समझने वाले हैं वो है राजनीतिक विज्ञान के बारे में कि इसकी विषय वस्तु क्या होती है। इससे पहले हमें ज़रूरी होगा कि हम पॉलिटी शब्द को समझ लें। पॉलिटी शब्द और पॉलिटिकल साइंस को लेकर छात्रों में या इस विषय को पढ़ने वाले लोगों में ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये शब्द आखिर है क्या, इन दोनों का आपस में क्या मेल जोल है या क्या संबंध है। तो पॉलिटी का मतलब है कि शासन का राजकाज किस ढंग से चलता है। जब हम सरकार के तीनों अंगों को, सरकार के तीनों अंग है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये किस ढंग से काम करते हैं, इसी के अध्ययन को और शासन व्यवस्था के कामकाज करने के ढंग को हम पॉलिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो उद्देश्य रहेगा, हमें ये जानने की कोशिश करेंगे राजनीतिक विज्ञान का आखिरकार विषय वस्तु है क्या। साथियों, विषय वस्तु का अगर हम इंग्लिश में अनुवाद करें उसका अर्थ होता है कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। अधिकतर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम भी इस अवस्था में कक्षा +1 की अवस्था या +2 की अवस्था में थे तो इस शब्द का सही से अर्थ हम भी नहीं समझ पाते थे कि इस विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर का भी क्या मतलब हुआ। तो साथियों, किसी भी विषय की विषय वस्तु उस चीज़ को कहा जाता है कि जो उस विषय में जो हम टॉपिक्स पढ़ते हैं। कहने का अर्थ है कि हम राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक के अंदर किन किन विषयों को पढ़ेंगे। जिन जिन विषयों को हम राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक के अंदर या उस विषय के अंदर जिन भी बिंदुओं को समझा जाता है, जिन पर चर्चा की जाती है, वही उस विषय की विषय वस्तु कहलाते हैं। तो संक्षिप्त में कहूँ कि विषय वस्तु किसी भी विषय में पढ़े जाने वाले या समझे जाने वाले बिंदुओं को कहते हैं या टॉपिक्स को कहते हैं। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक विज्ञान की। तो मोटे तौर पर मेरी समझ से जो राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु को हम मात्र 2 बिंदुओं से पढ़ सकते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान की मेरी समझ से विषय वस्तु 2 हैं, एक तो संविधान और सरकार का स्वरूप। और भी इसकी विषय वस्तु हो सकती हैं, परंतु अगर हम ये 2 बिंदु पढ़ लेते हैं, 2 बिंदुओं को समझ लेते हैं, तो मोटे तौर पर विषय वस्तु किसी भी देश में। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये भी विद्वान एक मत नहीं, किसी भी विषय को लेकर एक मत नहीं रहते हैं कि किसी भी विषय की विषय वस्तु क्या होगी। तो हम तो ये बात करेंगे अपने देश भारतवर्ष की और केंद्रित अपना ध्यान करें तो हम तो अपने राज्य की बात करेंगे। और अपने राज्य में भी हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि स्कूल शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश का जो है वो किन विषय वस्तुओं को लेकर या किन पॉइंट्स को या किन इसके उप विषयों को जो पढ़ता है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़े जाने वाले उप विषय क्या क्या होते हैं, टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के तहत पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में ये विषय वस्तु के तौर पर संविधान और सरकार के स्वरूप 2 बिंदुओं को जरूर लिया गया है और उसी नज़रिए से हम आगे पढ़ेंगे। तो साथियों, राजनीतिक विज्ञान का जो सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं वो विषय वस्तु है संविधान। तो जो संविधान होता है वो आखिर होता क्या है। संविधान किसी भी देश का मुख्य कानून होता है और सबसे शीर्ष कानून, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। साथियों, जब संविधान की बात कर रहे हैं तो मैं साथ में प्रीएम्बल की बात भी करना चाहूँगा कि आम तौर पर सभी संविधानों में साथ में प्रीएम्बल भी जोड़ा जाता है। प्रीएम्बल का मतलब है कि ये मुख्य पृष्ठ होता है संविधान का। मुख्य पृष्ठ में भी संविधान में किन किन उद्देश्यों को लेकर संविधान बनाया गया है और किन किन लक्ष्यों को लेकर संविधान बनाने वालों ने देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, देश को किस ढंग से चलाना चाहते हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं, उन बातों का, उन उद्देश्यों का मोटे तौर पर प्रीएम्बल में जिक्र रहता है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था का खाका कि देश में संविधान के मुताबिक जो भी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, शक्तियों का इस्तेमाल कौन करेंगे वो हम आगे बताएंगे कि शासन की जो व्यवस्था होगी उसके मोटे तौर पर उसका खाका खींच दिया जाता है। मैंने उसका वो मॉडल से यहाँ क्या बताना चाहूँ तो आपको फ्रेमवर्क, बेसिक फ्रेमवर्क जो शासन व्यवस्था का होता है वो संविधान में
बता दिया जाता है। और गहराई से समझना चाहें तो संविधान जो होता है वो सरकार की शक्तियों का विवरण करता है, और सरकार किन अंगों में सरकार अलग अलग 3 अंगों के माध्यम से शासन करती है। ये शासन 3 अंगों के माध्यम से चलता है। वो 3 अंग कौन से होते हैं सरकार के? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और उसमें संविधान में ही नागरिकों के अधिकारों का विवरण, केंद्र को क्या शक्तियां होंगी, राज्य, देश के जो घटक होते हैं वो उसके राज्य होते हैं। अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत जो है वो 28 घटकों का एक संघ बनता है। और बड़ा रोचक आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे देश का जो नाम है वो यूनियन ऑफ इंडिया है। कहने का अर्थ है कि 28 घटकों का जो संघ बनता है वो भारत बनता है। कहने का ये, और राज्यों की शक्तियाँ और केंद्र की शक्तियाँ और नागरिकों की शक्तियों से यहाँ आशय है कि नागरिकों को किस किस के अधिकार दिए गए हैं। और साथ ही राज्यों का संबंध केंद्र से और केंद्र का संबंध राज्यों से, एक राज्य के बीच और दूसरे राज्य के बीच किस तरह के संबंध होंगे ये भी संविधान में वर्णित रहता है। तो ये दूसरा जो विषय वस्तु होता है वो संविधान में ही बता दिया जाता है कि सरकार का स्वरूप क्या होता है। सरकार के स्वरूप से मतलब है कि देश की शासन व्यवस्था जो 3 अंगों के हाथों में रहेगी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसका स्वरूप क्या होगा कि वहाँ पर लोकतंत्र विद्यमान होगा, समाजवाद विद्यमान होगा, साम्यवाद विद्यमान होगा, कि मिश्रित व्यवस्था होगी, निरंकुश व्यवस्था होगी, धर्म आधारित व्यवस्था होगी, या आदि आदि। मैं एक बड़ा रोचक सी आपको बात बताना चाहूँगा कि मूल रूप से हमारे संविधान में जो हमारे प्रीएम्बल में बताया गया है वो हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बताया गया है। तो बड़ी रोचक बात है कि मूल जो हमारा प्रीएम्बल था, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें समाजवाद शब्द नहीं था। ये समाजवाद शब्द जो जोड़ा गया है वो 44th अमेंडमेंट के बाद ये शब्द जोड़ दिया गया था। तो ये चीज़ मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप थोड़ा सा जांच करें कि एक ही समय में भारत जो है वो लोकतंत्र भी है और समाजवाद भी है, जबकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये एक दूसरे को रिलेट नहीं करते हैं। एक तरह से ये एक दूसरे की विपरीत व्यवस्था, शासन व्यवस्था। बड़ा सोचनीय विषय है। किसी अगले लेक्चर पर खास इस विषय पर हम ध्यान देंगे या अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे देश के संविधान के प्रीएम्बल में लोकतंत्र और समाजवाद शब्दों को एक साथ सम्मिलित करने के परिणाम क्या हैं और इसके अर्थ क्या हैं। धन्यवाद।